हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरी दास्तां है। कश्मीर और मगलस की दास्तां। कश्मीर जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि एक ऐसा मैदान जंग भी रहा है जहां ताकतवर सल्तनतें अपना दावा जताती रही। लेकिन सवाल ये है कि मुगल्स को कश्मीर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत वादी थी या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल सोच छुपी हुई थी? और क्या बाबर और हुमायूं ने भी कश्मीर पर नज़र रखी थी या उनका रिश्ता इस वादी से नहीं था? तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मुगलों का कश्मीर पर नज़र डालने के असली वजूहात क्या रहे, कैसे बाबर और हुमायूं का रिलेशन कश्मीर से रहा और कैसे आखिरकार अकबर ने कश्मीर को मुगल एम्पायर का हिस्सा बना दिया। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आपको ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मुगल हिस्ट्री पे आने से पहले हमें उन सोर्सेज के बारे में डिस्कस और एक्सप्लोर करना होगा जो सोर्सेज हमें मुगल हिस्ट्री इन कश्मीर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बिना सोर्सेज के हिस्टोरिकल टॉपिक्स डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे बिना चीनी के चाय। तो पहले हम देखते हैं उन हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में जो हमें कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मुगल रूल इन कश्मीर जो है 1586 टू 1751 या 52 आप कहे, ये जो है यहाँ तक रहा। और ये जो हमें इंफॉर्मेशन है मुगल पीरियड के बारे में, ये डॉक्यूमेंट की गई है ये इंफॉर्मेशन जो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिलती है, जैसे मुगल कोर्ट की लिखी हुई किताबें, पर्शियन टेक्स्ट्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स की रिपोर्ट्स, लोकल कश्मीरी हिस्टोरियंस की राइटिंग्स और मुगल एरा की बिल्डिंग्स। ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि मुगलों का कश्मीर पर क्या असर रहा। एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर, सोशल चेंज से सोसाइटी वो कैसी थी। तो पहले हम इन सोर्सेज को एक एक करके समझते हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे वो हम मुगल क्रॉनिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो कोर्ट क्रॉनिकल्स थे। ये वो किताबें हैं जो मुगल दरबार के ऑफिशियल हिस्टोरियंस ने लिखी थी और ये डायरेक्ट और रियलेबल सोर्सेज है क्योंकि इनमें खुद मुगल एम्परर्स की पॉलिसीज, मिलिट्री कैंपेन्स या गवर्नेंस का जिक्र है। पहले हम देखते हैं बाबर और हुमायूं के दौर के क्रॉनिकल्स को, फ्रॉम 1526 to 1556। मुगल ऑफिशियली 1586 में कश्मीर को कनक्वर करते हैं, लेकिन उससे पहले भी मुगल रूलर्स कश्मीर के बारे में इंटरेस्टेड थे। अगर हम बाबर नामा की बात करें जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, तो बाबर ने ये किताब अपनी जिंदगी पर लिखी थी जो असल में जो है चगताई तुर्किश में थी, लेटर पर्शियन में ट्रांसलेट की गई। कश्मीर का जिक्र इसमें सिर्फ एक ब्यूटीफुल जगह के तौर पर आता है। बाबर ने लिखा है कि कश्मीर के माउंटेन्स और क्लाइमेट बहुत खूबसूरत है। बाबर कश्मीर को स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट मानता था, लेकिन उसने उस पर अटैक कभी नहीं किया क्योंकि वो हिंदुस्तान के बाकी जो कोर एरियाज थे उनमें अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट करने में बिजी रहा। उसके बाद आता है हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा, और इसमें हमें डायरेक्ट कश्मीर पर फोकस नहीं मिलता, लेकिन हुमायूं की ईरान के साथ दोस्ती और उसका एग्जाइल का जिक्र इसमें मिलता है। ये इनडायरेक्ट वे में बताता है कि मुगल्स कश्मीर को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते थे। अब हम बात करते हैं अकबर की। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट
फेज के दौर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अकबर ने ही 1586 में कश्मीर को अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया। अब अगर हम बात करेंगे अकबरनामा की, जो और एक कोर्ट क्रॉनिकल है, कोर्ट हिस्टोरिकल सोर्स है जो अबुल फजल के द्वारा पेश किया गया, तो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन जो थे वो अबुल फजल है। उन्होंने इस अकबरनामा को लिखा। इसमें कश्मीर के कॉन्क्वेस्ट का डिटेल दिया गया है, कैसे अकबर ने राजा भगवत दास और कासिम खान को भेजा और कैसे चक डायनास्टी ने रेजिस्टेंस दिया। ये बताता है कि अकबर ने कश्मीर जो है कैसे फतह किया और उसने कश्मीरी लोगों को कैसे मुतमईन करने के लिए मिलिट्री के साथ साथ डिप्लोमेसी भी यूज की। फिर अगर हम आईने अकबरी की बात करें, ये अकबरनामा का एक पार्ट है, लेकिन इसमें फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स है। इसमें कश्मीर की जियोग्राफी, पॉपुलेशन, रेवेन्यू सिस्टम और इकोनॉमी का एनालिसिस दिया गया है, और ये हमें बताता है कि अकबर के टाइम पर कश्मीर कैसे गवर्न हो रहा था। अब हम बात करते हैं जहांगीर के एरा की। फ्रॉम 1605 to 1627 कश्मीर का दीवाना बादशाह। जहांगीर को कश्मीर से स्पेशल लगाव था। अगर हम तुझके जहांगीरी की बात करें, जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर ने कश्मीर की ब्यूटी का जिक्र बहुत प्यार से किया है और बताया है कि उसने मल्टीपल जो है टाइम्स यहाँ पर विजिट किया, और ये मुगल गार्डन्स जैसे शालीमार बाग का भी मेंशन करता है इस तुझके जहांगीरी में जो जहांगीर ने बनवाया था। अब हम बात करते हैं शाहजहां और औरंगजेब की। फ्रॉम 1628 to 1707 पादशाह नामा की बात करें, इट्स बाय अब्दुल हमीद लाहौरी एंड मोहम्मद वारिस। शाहजहां के रूल का जो है जिक्र है। कश्मीर की इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सेशन, गार्डन्स जैसे निशाद बाग के डेवलपमेंट की डिटेल इसमें दी गई है। उसके बाद अगर हम आलमगीर नामा देखेंगे बाय मिर्जा मोहम्मद काजिम, औरंगजेब का रूल जो है वो इस जो आलमगीर नामा है इसमें औरंगजेब के रूल का जिक्र मिलता है। कश्मीर में उसकी रिलीजियस पॉलिसीज, कश्मीरी नोबल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का एनालिसिस मिलता है। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, दैट इज पर्शियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स। पर्शियन जो है मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने पर्शियन में कश्मीर की हिस्ट्री लिखी। अगर हम बात करें तारीख कश्मीर की, जो हैदर मलिक ने लिखी है, ये एक लोकल कश्मीरी हिस्टोरियन था। उन्होंने लिखी है जो चक डायनास्टी में काम करते थे, और ये चक डायनास्टी के रेजिस्टेंस और अकबर के इन्वेजन का डिटेल देती है। फिर अगर हम बहारिस्तान शाही की बात करें, तो ये एक अननोन पर्शियन क्रॉनिकल है। कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस और मुगल्स के साथ रिलेशंस का जिक्र है। तो तारीख फिरिश्ता अगर हम देखेंगे, जो मोहम्मद कासिम ने लिखी थी, ये आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है जो अकबर के कश्मीर कॉन्क्वेस्ट का डिटेल देता है। वैसे ही अगर हम मंतखबुल लुबाब की बात करें बाई खफी खान, औरंगजेब के टाइम का टैक्सेशन और कश्मीरी नोबल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र इसमें मिलता है। अब हम आते हैं ट्रेवलॉग्स एंड अकाउंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स। यूरोपियन मुगल इंडिया में आए और अपनी ऑब्जर्वेशंस भी लिखी, जो कश्मीर को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं फ्रांसोइस बेरनियर की। औरंगजेब के टाइम पर ये इंडिया में आया था और कश्मीर की सिल्क इंडस्ट्री, टैक्सेशन और गवर्नेंस पर इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी। वैसे ही और एक ट्रैवलर था जैन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, वो कश्मीर के ट्रेड और मुगल गार्डन्स का जिक्र करता है।
वैसे ही निकोलो मैनिची है जो मुगल मिलिट्री और पर्शियन सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस का हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं लोकल कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में। जो हिस्टोरिकल कंपाइलेशंस है, लोकल कंपाइलेशंस, वो भी हमें मुगल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, मुगल रूल के बारे में। कश्मीरी हिस्टोरियंस ने अपनी तरफ से भी हिस्ट्री लिखी। राज तरंगनी बाय कल्हना, जूना राजा, श्रीवरा और प्रजा भट्टा की जो राज तरंगनी है, इन सबों ने लिखी है। तो संस्कृत क्रॉनिकल है जो लेटर ऑथर्स ने मुगल पीरियड तक एक्सटेंड की और हिस्ट्री को ऐड करते गए। ये भी हमें मुगल रूल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वैसे ही तारीख हसन बाय पीर हसन शाह जो 19th सेंचुरी हिस्ट्री जो मुगल कंट्रीब्यूशन उसको हाईलाइट करती है। वैसे ही अगर हम आर्कियोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल सोर्सेज की बात करें तो मुगल्स ने कश्मीर में बहुत कुछ बनवाया जो आज भी एविडेंस के तौर पर है। फॉर एग्जाम्पल शालीमार बाग जो जहांगीर ने बिल्ट किया इन 1619, मुगल गार्डन्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वैसे ही निशाद बाग बिल्ट बाय आसिफ खान इन 1633 टेरेस्ड लैंडस्केपिंग का मास्टरपीस है। वैसे ही परी महल बिल्ट बाय दारा शोक इन 17th सेंचुरी एक ऑब्जर्वेटरी और सूफी रिट्रीट है। मुगल रोड अकबर ने पंजाब से कश्मीर तक ये रोड बनवाया था ट्रेड और मिलिट्री के लिए। तो मुगल रूल इन कश्मीर काफी डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया है। कोर्ट क्रॉनिकल्स हमें रूलर्स की पॉलिसीज, कैंपेन्स के बारे में बताती है। पर्शियन टेक्स्ट्स और कश्मीरी हिस्ट्रीज जो है हमें लोकल पर्सपेक्टिव देती है। यूरोपियन ट्रैवलर्स काफी न्यूट्रल ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं और मुगल आर्किटेक्चर आज भी कश्मीर के मुगल पास्ट का प्रूफ है। ये सब मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं कि मुगल पीरियड जो है कश्मीर में कैसे डेवलप हुआ और उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम आते हैं दूसरे सब टॉपिक पे। अब इन सोर्सेज को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि मुगल्स ने कश्मीर को क्यों एनेक्स किया, कौन से ऐसे रीजंस है, कौन से ऐसे वजूहात बने जिन वजूहात के बिना पे कश्मीर को एनेक्स करना पड़ा मुगलों के द्वारा। तो जानते हैं इसके बारे में, उन सब वजूहात के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने मुगल्स को फोर्स किया कि वो कश्मीर आए और कश्मीर को अपनी मुगल सल्तनत का एक हिस्सा बनाए। मुगल्स ने कश्मीर को 1586 में एनेक्स किया, लेकिन इसके पीछे कई वजूहात है। बाबर और हुमायूं के जमाने से ही मुगल्स कश्मीर पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अकबर ने इसे अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया। आइए इन सारे वजूहात को तफसील से समझते हैं। पहला ही जो रीजन है, पहली जो वजह है, दैट इज स्ट्रैटेजिक रीजन, यानी जग्राफिया अहमियत। कश्मीर की जग्राफी पोजीशन बहुत अहम थी क्योंकि नॉर्दर्न ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल जो है वो जरूरी था मुगल्स के लिए। कश्मीर जो है वो एक मुकम्मल स्ट्रैटेजिक जगह पर था जो सेंट्रल एशिया, तिब्बत और हिंदुस्तान को जोड़ता था, और ये एरिया सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा था जो मुगल एम्पायर और सेंट्रल एशिया, समरकंद, बुखारा खासकर के बीच जो है ट्रेड का एक बड़ा मरकज था। कश्मीर के जरिए चाइना और तिब्बत तक रास्ता भी मिलता था जो मुगल्स के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तौर पर जरूरी था। डिफेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी था क्योंकि कश्मीर एक नेचुरल डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड था, क्योंकि ये हिमालय से घिरा हुआ था। अगर मुगल्स यहाँ कंट्रोल नहीं करते तो दुर्रानी अफगानस, उज़्बेक्स और पर्शियंस ये एरिया ले सकते थे और दिल्ली पर हमला कर सकते थे। अकबर को ये समझ आ गया था कि कश्मीर का कंट्रोल हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जरूरी है। दूसरा रीजन
پولیٹیکل ریزنز، سیاسی وجوہات، چک ڈائناسٹی کی کمزوری اور اندرونی جنگ۔ کشمیر اس وقت چک ڈائناسٹی کے راج میں تھا، یعنی وہ شیعہ حکمران تھے، اور چکس بہت زیادہ انٹرنل کنفلکٹس اور سیاسی کنفلکٹس میں پھنسے ہوئے تھے۔ مغلس ان کا استعمال کر کے اپنا راستہ صاف کر سکتے تھے، تو ایک اپارچونٹی تھی ان کے لیے، کیونکہ جہاں جہاں پہ بھی پولیٹیکل ٹرمائل ہوتا ہے، انویڈر کو ایک اپارچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ٹرمائل کا، اس کنفلکٹ کا فائدہ اٹھائے اور اپنا جھنڈا گاڑ دے۔ کیا ہوا؟ مغل پہلے بھی کشمیر پر حملہ کر چکے تھے۔ مرزا حیدر دگلت کے دور میں فرام 1540 to 1550 چکس نے مرزا حیدر دگلت کو قتل کیا تھا، جو ایک مغل وزیر تھا۔ اس وجہ سے مغلس بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اکبر نے یہ موقع دیکھا اور کشمیر کے اپوزیشن گروپس یعنی شاہ میر کے وارث کی مدد سے اسے جیت لیا۔ اب ہم آتے ہیں لوکل کشمیری نوبلس کا مغلس کو بلانا، یہ بھی ایک ریزن رہا۔ اکبر نے کشمیر پر سیدھا حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کشمیری نوبلس اور منسٹرز کو مغل رول ایکسپٹ کرنے کے لیے رشوت اور آفرز دیے۔ بہت سارے کشمیری شیعہ اور سنی نوبلس چک رول سے تنگ تھے، اس وجہ سے انہوں نے اکبر کو انوائٹ کیا کہ وہ آئے اور چک رول ختم کرے۔ اب آتے ہیں معاشی وجوہات پہ، یعنی اکانومک ریزنز۔ پہلا ریزن تھا کشمیر کا ویلتھ اور نیچرل ریسورسز۔ کشمیر ایک بہت زیادہ مال و دولت والا علاقہ تھا۔ یہاں کا پشمینہ وول، سیفران، سلک، ہینڈی کرافٹس بہت زیادہ مشہور تھے۔ مغلس سمجھتے تھے کہ اگر یہ علاقہ ان کے امپائر میں ہوگا تو ان کی اکانومی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ مغل ٹریڈ مونوپولی۔ اگر ہم مغل ٹریڈ مونوپولی کی بات کریں تو اکبر کا ایم تھا کہ پورے ہندوستان کا ٹریڈ مغل کنٹرول میں ہو۔ کشمیر کا سینٹرل ایشیا، تبت، چائنا اور لداخ کے ساتھ بہت بڑا ٹریڈ کنیکشن تھا۔ اکبر کشمیر مغل امپائر کا حصہ بنانا چاہتا تھا اور یہ سارا ٹریڈ مغل کے کنٹرول میں آ جاتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریلیجس ریزنز کے بارے میں۔ پہلا ریزن ہے شیعہ چک رول اور سنی مغل پالیسی۔ کشمیر اس وقت چک رولرز کی حکومت میں تھا جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مغلس خاص طور پر اکبر سنی اسلام کو سپورٹ کرتا تھا۔ مغلس سمجھتے تھے کہ اگر وہ کشمیر فتح کریں گے تو وہاں کا شیعہ رول ختم ہوگا اور سنی انفلوئنس بڑھے گا۔ اکبر کا صلح کل جو ہے اور کشمیر کا انٹیگریشن بھی ایک ریزن تھا۔ اکبر نے صلح کل کا نظام بنایا تھا جس میں سبھی مذہب اور فرقوں کو ایک جیسا مانا جاتا تھا۔ کشمیر کو اپنے امپائر میں داخل کر کے اکبر چاہتا تھا کہ وہاں بھی مغل سٹائل ریلیجس ہارمنی بنائے۔ پانچواں ریزن کلچرل اینڈ پریسٹیج فیکٹرز۔ مغل گھرانے کی پہلی کوشش جو ہے بابر اور ہمایوں نے کی تھی۔ بابر اور ہمایوں بھی کشمیر کو فتح کرنا چاہتے تھے، مگر ان کا وقت اور حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اکبر چاہتا تھا کہ مغل امپائر کا ایک بڑا حصہ بنے اور کشمیر مغل امپائر کا حصہ بننے سے اس کی جو ہے عزت بڑھ جاتی۔ مغل رولرز کی کشمیر کی حسن پرستی۔ مغل امپررز کشمیر کے خوبصورت نظاروں اور موسم سے بہت امپریسڈ تھے۔ بعد میں جہانگیر نے تو کہا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے۔ کشمیر مغل بادشاہوں کے لیے ایک سمر ریٹریٹ بھی بن گیا تھا۔ مغلس نے کشمیر کو انیکس کیسے کیا یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے اکبر سے پہلے بابر اور ہمایوں کے ریلیشنز
کے ساتھ کیا رہے ان کے بارے میں چرچا کریں گے۔ بابر 1526 to 1530 کے دور میں مغلس کا کشمیر پر ڈائریکٹ کنٹرول نہیں تھا، مگر ان کا انٹرسٹ کشمیر کے پولیٹیکل افیئرز میں ضرور تھا۔ کشمیر اس وقت شمس چک کی سلطنت کے کنٹرول میں تھا اور بابر نے کشمیر کو ایک اسٹریٹجک ریجن سمجھا، مگر اس کے دور میں کوئی ملٹری کنکسٹ نہیں ہوا۔ بابر کی اپنی آٹو بایوگرافی بابر نامہ میں کشمیر کا ذکر ملتا ہے، اور 1520s میں بابر نے لکھا کہ کشمیر بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں کے موسم اور لینڈسکیپ لاجواب ہے۔ اس نے کشمیر کے پہاڑوں اور ندیوں کی تعریف کی اور لکھا کہ یہ ایک نیچرل فورٹس ہے جو مغل رول کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت بابر کا فوکس جو ہے دہلی اور ہندوستان پر تھا، اسی لیے اس نے کشمیر کے خلاف کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن نہیں بھیجا۔ جب بابر ہندوستان پر اٹیک کر رہا تھا اس وقت کشمیر پر شمس چک کا رول تھا۔ شمس چک نے کشمیر کا کنٹرول سلطان محمد شاہ سیکنڈ سے چھین کر اپنی ڈائناسٹی اسٹیبلش کی تھی۔ چکس اوریجنلی شیعہ مسلم رولرز تھے اور کشمیری پالیٹکس میں بہت ڈومینیٹ ہو گئے تھے۔ ان کا ریلیشن جو ہے بابر کی لینیج دیٹ از تیمورس کے ساتھ جو ہے نیوٹرل یا ہوسٹائل رہا، کیونکہ چکس مغل انٹرفیئرنس نہیں چاہتے تھے۔ بابر نے ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن نہیں کیا جو میں نے آپ کو بولا، مگر اس کے زمانے میں کشمیری رولرز مغل پالیسیز سے جو ہے پرے تھے۔ چکس کی پرو انڈین پالیسی ایرانین پالیسی تھی جو انڈائریکٹلی بابر کی سنی مغل پالیسی کے اگینسٹ جا رہی تھی۔ صفاوید ایران اور مغلس کے بیچ جو ہے رائیولری کی وجہ سے چکس جو ہے وہ صفاویدس کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے۔ بابر نے کشمیر پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا، مگر اس کے بعد مغلس نے گریجولی کشمیر کی طرف ایکسپینڈ کرنا شروع کیا۔ اب اگر ہم ہمایوں کی بات کریں تو ہمایوں کے زمانے میں بھی کشمیر مغل کنٹرول سے باہر رہا، مگر صفاوید ایران اور چکس کے کلوز ٹائز نے مغل کو اور زیادہ کشمیر پر فوکس کرنے پر مجبور کیا۔ اور اس کے بعد اکبر کی بات کریں تو انہوں نے سیدھے 1586 میں کشمیر کو کنکر کر لیا اور مغل امپائر کا پارٹ بنا دیا، اور اکبر کے وقت کشمیر جو ہے وہ فل مغل رول میں آیا۔ بابر کے دور میں کشمیر صرف ایک اسٹریٹجک اور نیچرلی رچ ریجن تھا، لیکن مغلس نے اس وقت وہاں کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں کی۔ بابر کے فوکس جو ہے ہندوستان پر تھا اور کشمیر اس وقت چک رولرز کے کنٹرول میں تھا جو میں نے آپ کو بولا، اور بعد میں سکسیسرز اسپیشلی اکبر نے پھر کشمیر کو مغل امپائر کا پارٹ بنایا۔ تو آج ہم نے جانا مغل ہسٹری کے سورسز کے بارے میں اور کون سے ریزنز ریسپانسبل رہے مغلس کے لیے جن کے بنا پہ مغلس نے کشمیر کو انیکس کیا، اور ہم نے دیکھا اکبر سے پہلے اور بابر اور ہمایوں کے ریلیشنز کشمیر سے کیا تھے، کیسے کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں جو ہے بابر اور ہمایوں کے بھی ایمبیشن میں تھا کہ وہ جو ہے کشمیر کو انیکس کرے، اور بعد میں ان کے سکسیسر اکبر نے یہاں پہ جو ہے کشمیر کو انیکس کیا، کنکر کیا اور مغل سلطنت کا پارٹ بنایا۔ اب انہوں نے کیسے کیا انہوں نے کیسے جنگیں لڑی، انہوں نے کیسے اس پروسیس کو انیشیٹ کیا، کون سی جنگیں لڑی، کن لیڈرز اور ملٹری جنرلز کمانڈرز نے جو ہے یہاں پہ رول پلے کیا، اور کشمیر کی صورتحال کیسی تھی، وہ سب ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ تھینکس، گڈ لک۔